नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। G20 का समिट पूरा हो गया। 3 दिन तक लगातार दुनिया भर की निगाहें भारत पर, दिल्ली पर लगी रहीं और एक बड़ा कामयाब G20 का आयोजन भारत ने करके दिखाया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कहां कहां क्या कुछ छप रहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर हालांकि किस किस्म की सियासत है उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। मैं पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह आज कहानी कुर्सी की में हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। और विजय त्रिवेदी जी, जिनको आप सुनते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, विजय जी आपका बहुत स्वागत है। संगीत रागी जी थोड़ी देर में बस हमको ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया भर ने क्या कहा। सबसे पहली बात तो यह कि हर किसी ने माना कि G20 का भारत का ये समिट जो था वो कामयाब था, हर दृष्टि से कामयाब था। इसमें जॉइंट स्टेटमेंट जो कि आएगी या नहीं आएगी उसको लेकर इतने कयास थे, वो जॉइंट स्टेटमेंट भी आई और उस जॉइंट स्टेटमेंट में जो शब्द थे, जिस तरीके की सहमति बनी, खासकर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, उसकी कल्पना कोई कर नहीं रहा था कि ऐसा भी होगा। लेकिन उसको लेकर के पूरी दुनिया भारत का डिप्लोमेटिक लोहा जरूर मान रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में यह भी कहा जा रहा है कि आयोजन बड़ा भव्य था। अब अगर खास करके कुछ अगर आप देशों की बात करें, अमेरिका पूरी तरीके से भारत के पक्ष में खड़ा है। इस जॉइंट स्टेटमेंट ने यह साबित कर दिया। आप सोचिए कि अमेरिका भी खुश है, रूस भी खुश है। दूसरी बात, चीन क्या कह रहा है, चीन के अखबार क्या लिख रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा फोकस ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी घोषणा की गई है, इस पर है। बार बार उसकी तरफ से ये बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि शी जिनपिंग का सबसे पेट प्रोजेक्ट है, उसका जवाब नहीं हो सकता। कैसे अमेरिका बीच में साथ छोड़ करके चला जाएगा। आपका प्रतिद्वंदी अगर इस किस्म की बातें करने लगे तो समझिए कि आपका काम ठीक हो रहा है। और तीसरा, पाकिस्तान में किस किस्म की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा नरेंद्र मोदी की है कि नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा आयोजन कर लिया, पाकिस्तान इस दूर दूर तक ख्वाब में नहीं सोच सकता। और दूसरा, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गुजरेगा, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, टर्की भी है, इसके अलावा आगे जाते हुए इजराइल भी है। पाकिस्तान में इसको लेकर के खूब बातें हो रही हैं कि ऐसा कोई काम जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, वो क्यों आखिर नहीं होता कभी। क्यों आखिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सी पैक कॉरिडोर जो पाकिस्तान में बन रहा था वो ठंडा पड़ गया है, लेकिन अब ये नया कॉरिडोर भारत को लेकर के शुरू किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारे अपने देश के अंदर किस किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं, खास तौर पर विपक्ष की। लेकिन पहले ये जो इंटरनेशनल हेडलाइंस है, आपने भी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देखी होंगी। हर्षवर्धन जी, G20 को लेकर के दुनिया क्या सोच रही है। इस खास G20 दिल्ली समिट से जो आवाज गई वो क्या बता रही है। देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी, आपने जो शुरू में 2-3 हेडलाइंस के साथ बताया, वो दरअसल एक तरह से कहते हैं ना कि जो चावल भगोने में पक रहा है तो उसमें एक चावल निकाल के उठा के देखा कि अच्छा पक गया है कि नहीं, भात हो गया है कि नहीं। तो अब भारत की जो स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसी तरह की हो गई है। और आप सोचिए जरा, मतलब मुझे तो याद नहीं आता है, विजय जी बताएंगे या किसी दर्शक को भी ध्यान में आए तो आप भी बताइए, हम सुनेंगे। दुनिया में कोई ऐसा देश ऐसा आयोजन कराने में कभी क्या कामयाब हुआ है कि हर खेमा, दुनिया में जितने खेमे इस वक्त अलग अलग हैं, वो ये चाहे आप इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से देखें तो वो चाह रहे हैं कि भारत अगर थोड़ा ठीक रहेगा, हमारे उससे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो सऊदी अरब है वो पूरी तरह से इस वक्त भारत के साथ खड़ा दिखता है। और मैं एक एनालिसिस देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा किस किस तरह की एनालिसिस अब आ रही है। वो एनालिसिस ये थी कि हमारी सारी कोशिश ये रह जाती है कि हम किसी तरह से सऊदी प्रिंस के साथ गाड़ी में उनके कहीं बैठ जाएं या कुछ कर लें या किसी तरह से उनसे कुछ ऐड ले लें या राहत ले लें। और भारत क्या करता है, भारत कहता है कि हम आपके साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेंगे। अमेरिका वो लड़ रहा है रशिया से, चाइना से लड़ रहा है। एक फोरम है ब्रिक्स, अभी अभी भारत उससे लौट कर आया है। ब्रिक्स के आप उसमें रशिया चाइना को निकालिए तो जो ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये पावर, इसको प्रेसिडेंट बाइडेन वो बहुत अपनी ताकत के तौर पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक और हमने ग्रुप बना लिया। रशिया क्या कह रहा है कि भाई इस वक्त हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जो रशियन मीडिया है वो इस बात पर इतना खुश है कि उसके ऊपर जो एक तरह से कहें कि सैंक्शंस की बात होती थी, जो एक तरह से कहें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इसी वजह से नहीं आए ना पुतिन। और आज क्या स्थिति है कि उस पूरे जो ज्वाइंट कम्युनिकेशन है, ज्वाइंट स्टेटमेंट्स है, वो उससे आउट कर दिया जाता है। यानी
एक भारत इस स्थिति में आ गया कि वो सबको उनके मन का देने की स्थिति में है। और ये सब एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। तो अगर ये कर देगा तो फिर वो CNN हो, फिर वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, फिर वो अल जजीरा हो, फिर वो डॉन हो, फिर वो गार्डियन हो, फिर दुनिया का कोई भी अखबार और कोई भी एजेंसी हो, वो प्रशंसा कैसे नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है। मैंने तो कुछ डिप्लोमेट से हमारी इन दिनों 3 दिनों लगातार चर्चा चलती रही, तो उनके बीच से मैंने ये बात सुनी कि फॉरेन मिशंस जो थे, भारत में जब ये सब समिट चल रहा था तो बैकग्राउंड में जो काम हो रहे थे, तो वो उनको इस बात का इंस्ट्रक्शंस था अपने अपने देशों से टॉप लेवल पर कि भाई भारत का G20 कामयाब होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें आप लोग। मतलब ये हमारी तरफ से एक कन्वेट था कि भाई कुछ तो हल निकलना चाहिए, जॉइंट स्टेटमेंट आना चाहिए। तो वो लोग भी कह रहे थे इट इज इंडियाज G20, इट हैज टू बी सक्सेसफुल। इसमें दो बातें हैं, जैसे त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया। दो चीज़ें G20 की खास बात रही। एक ये कि दुनिया की दो सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया, 1950 से आज हम यहाँ 2023 में हैं, तो 1950s में जब हम नॉन अलाइनमेंट ग्रुप में आए, नाम में आए, तो हम इन दोनों से दूरी बनाकर एक अलग चीज़ कर रहे थे। आज 2023 में वो दोनों सुपर पावर आपके साथ खड़े, पहली दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों लेकिन आपस में हमारे साथ हैं। हाँ, इसलिए ये बात कि दोनों, और जो कई कंट्राडिक्टरी ग्रुप्स थे, जैसे बात हुई अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, चाइना और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके कन्फ्लिक्ट्स हैं। उन सब कन्फ्लिक्ट्स के बाद आप 100% सहमति वाला न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो आपको लग रहा था कि नहीं होगा सहमति से, वो आपने डिक्लेयर कर दिया। और सब लोगों को, जैसा रूस का जिक्र किया कि रूस के लिए ये बहुत बड़ी बात है, आपने उनके लिए एक तरह से, मुझे नहीं पता कि डिप्लोमेटिकली कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक एहसान जैसा काम किया आपने। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल इस संकट में उनको आपने बचा कर रखा। और यूक्रेन को भी नाराज नहीं किया, क्योंकि आपने जंग का जिक्र किया है और कहा कि ये युद्ध काल का वक्त नहीं है। आप उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनसे अलग खड़े होकर। विजय जी, मैं बस इसमें थोड़ा सा एक, क्या वो वाली तुलना अब होगी जो कहते थे ना कि 7वां बेड़ा रवाना हो गया है और इंदिरा गांधी, तो अभी क्या ऐसी कोई तुलना होगी क्या कि एक समय में हम कहते थे कि रशिया और अमेरिका हमारे लिए अचानक हेल्पिंग हैंड के तौर पर आए, तो और आज हम उनके लिए हेल्पिंग हैंड हो गए, मतलब उस तरह की तुलना कर सकते हैं उसी तरह से। और आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो तारीख है वो है 9/11 की तारीख, 11 सितंबर। ठीक है, इस डिक्लेरेशन में 9 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया है। मुझे याद है वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और देश में, हिंदुस्तान में आतंकवाद के हमले शुरू हुए थे, उससे पहले तो हम लोग, केवल हिंदुस्तान था जो आतंकवाद के जिक्र करता था, टेररिज्म की। और अमेरिका जैसे देश और वेस्टर्न कंट्रीज जो थे वो कहते थे इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम। फिर जब 2001 में जो हुआ अमेरिका के साथ, और आज भारत जो है उस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होकर एक बड़ी ताकत के तौर पर, और डिक्लेरेशन में 9 बार आतंकवाद का जिक्र करे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कनाडा के साथ देखिए, कनाडा पर हमने क्या बातचीत की, वो चल रहा था स्क्रीन पे, दोबारा दिखाइए वो जरा, है ना। तो कनाडा के साथ साफ साफ बात की कि भाई खालिस्तान को लेकर हम बर्दाश्त। ये कनाडा के अखबार लिख रहे हैं, कनाडा के, हाँ, तो वही कह रहा हूं कि जस्टिन ट्रूडो ने डांट भी खाई, जहाज भी खराब हो गया, एक दिन और बताना पड़ा। जहाज खराब हो गया, खैर वो तो अब टेक्निकल चीज थी और उस पर हम लोग बड़ी हार्श लैंग्वेज, लेकिन जो हाँ, वो इसलिए क्योंकि खालिस्तान को लेकर जिस तरह से रुख हमने रखा है, बिल्कुल वो सारी बात है। और ब्रिक्स को लेकर चर्चा हुई, आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की, पाकिस्तान का जिक्र किया। मैं ईरान गया था, हामिद अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, तो हमारा जो ईरान से गैस पाइपलाइन आ रही है पाकिस्तान के थ्रू, वो अभी तक काम नहीं हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान उसमें अड़ंगे लगा रहा है। आप नए इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक अलग लेवल पर चले गए, तो इसने हिंदुस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पर दूसरे लेवल पर पहुंचाया है, ये इसकी खास बात है। सर देखिए, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, हमने बात की वो कामयाबी, वो कितनी बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, जस्टिन ट्रूडो को, कनाडा को बड़े साफ शब्दों में बता दिया गया कि आपके यहाँ पर जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं उनके प्रति आपका सॉफ्ट रवैया जो है वो हमको पसंद नहीं है, किसी भी कीमत पर भारत को बर्दाश्त नहीं है। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बताया जा रहा है कि उन्होंने चाइनीज प्रीमियर को ये कन्वे कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं इसी समिट के दौरान हुई हैं। संगीत रागी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संगीत, स्वागत है आपका। अब जरा, लेकिन ये तो दुनिया भर में जो हुआ हमने आपको वो बताया, जो हर देश के अखबार ये कह रहे हैं कि ये समिट कामयाब था। भारत में क्या बताया जा रहा है? उस वक्त राहुल गांधी कहां थे, क्या कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से क्या बताया जा रहा था, वो बातें तो सब आपको पता ही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची
मध्य प्रदेश में अपनी जनसभा करने के लिए, भाई मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, आप जाती हैं वहां पर, ठीक है, वहां पर जाकर उन्होंने G20 की बात की, लेकिन G20 का जिक्र किस हवाले से किया कि G20 का जो वेन्यू है भारत मंडपम, उसके एक हिस्से में थोड़ी देर के लिए बरसात हुई तो पानी भर गया। अब उसको क्या रंग दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आप जरा सीखिए। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। राजस्थान की सभा में बोल रही थी प्रियंका गांधी, जो लोग नहीं कह पा रहे थे वो भगवान ने कह दिया, और फिर बाद भी वो शुरू करती हैं इनके G20 में। तो G20 एक तो इनका है, उनका नहीं है, इनका है। वही खटका कि होगा इनका शब्द, इनके का मतलब क्या होता है। इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत का। इसकी अध्यक्षता हमारा देश कर रहा था, भारत कर रहा था। देखिए, इससे पता लगता है कि आपका दुराव कितना है, कितनी घृणा है। दुनिया में हम लोग भी बहुत दुनिया में घूमे हैं, ब्रिटेन भी घूमे हैं, कई जगह घूमे हैं। हम में से सारे पैनल वाले लोग बाहर गए होंगे, और वहाँ भी कहीं ना कहीं इस ढंग की जब बारिश हो जाती है, वहाँ तो हालांकि हम जब भी जाते हैं तो कोई बारिश नहाए हुए पेड़ मिल जाते हैं हमेशा, वो हमारे यहाँ कम ही देखने को मिलता है। लेकिन कई बातें खटकी हैं पिछले दरमियान, जो राहुल गांधी जी की टिप्पणी है या प्रियंका गांधी जी की टिप्पणी है। राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई लोगों को हटाया जा रहा है, जबरन जो है झुग्गियां जो है वो छुपाई जा रही हैं, पशुओं को बड़ी क्रूरता से पकड़ा जा रहा है। आप जरा बताइए, हम घर में और आपके घर में भी कोई अतिथि आता है, या हम अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, तो हम अपना बेस्ट प्रेजेंट करते हैं। हमें कम खाने की क्षमता होती है, फिर भी हम उससे ज़्यादा खाना खिलाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बाथरूम गंदे नहीं रहे, हमारे आने जाने के थोड़ा सा क्लीन लगे, हमारा ड्राइंग रूम बेहतर हो। ये कौन नहीं करता है? दुनिया का हर कंट्री यदि इतने बड़े आयोजन करता है तो अपने आप को वो प्रोजेक्ट करता है, वो अपने आप की अब एक ढंग से देश की मैसेजिंग होती है। जब चाइना में हुआ था तो चाइना में बड़े बड़े समिट लोग देख करके घूम करके आया तो कहा, अरे चाइना अद्भुत बदल गया है। मतलब कोई भी जाकर के आप उसके एयरपोर्ट देखें और कोई लौट करके आता है तो कहता है अरे कितना बदल गया है चाइना। कहीं से वो आपको नहीं लगेगा। आपको मॉस्को जाएंगे आपको दिखेगा, यदि मॉस्को के आप यदि लेनिनग्राद की यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको दिखेगा, उसमें बड़ के पेड़ भी हमें दिखा। तो मैंने अपने उसे लगा कि अरे ये तो कम्युनिस्ट कंट्री का ये हाल, ये स्थिति है कि हमारे मगध यूनिवर्सिटी जैसा ये दिख रहा है पूरा का पूरा हुलिया इसका। लेकिन चाइना में वो स्थिति आपको नहीं दिखेगी। ये चाइना ने कम्युनिज्म का नारा दिया, लेकिन अपने आप को कैपिटलिज्म के ढांचे में डाल करके और आज इस स्थिति तक ला करके खड़ा हो गया। मुद्दे पर आते हैं। आपको यदि जैसे शशि थरूर ने कहा, उन्होंने बड़ी सहृदता दिखाई, उन्होंने प्रशंसा की जयशंकर जी की, उन्होंने प्रशंसा की पूरे आयोजन की। अमिताभ जी की भी बड़ी, अमिताभ जी ने किया, बहुत सारे, शाहरुख खान ने किया। सवाल ये नहीं, हमारे वो सब हर भारत का मन रोमांचित हो रहा था जब वो देख रहा था। हम लोगों ने कहा देखा, ये क्या माइंडसेट है सर, ये हम समझना चाह रहे हैं। माइंडसेट क्या है ये कि इनके G20 में जो लोग नहीं कह पा रहे थे, भगवान ने कह दिया बरसात करा करके, पानी भरा करके। मतलब भगवान ये चाह रहा है कि वो आयोजन फेल हो जाए किस तरीके से, भगवान या लोग ये चाह रहे हैं कि आयोजन फेल हो जाए किस तरीके से। कहा तो जाता है कि ईश्वर भी जो है वो ऊपर से देखने की दृष्टि अपनी अपनी है। लोग तो यदि आप यूरोप में जाएंगे तो ऐसा मौसम तो आपको हमेशा मिलेगा, सड़कों पर रिमझिम झिमझिम छोटी छोटी फुहारें आती रहती हैं। आप यूरोप में आप कहीं भी चले जाएंगे तो ये तो बड़ा माहौल हम कह सकते हैं देखने की दृष्टि, हम तो कह रहे थे कि बड़ा खुशनुमा है। वो तस्वीर खूब घुमाई गई सोशल मीडिया पर, लेकिन और मैं फिर बता रहा हूं वो भारत मंडपम के एक हिस्से का वीडियो था, केवल एक सर्टन एरिया का, और वहां पे पानी बताया गया 2 घंटे के अंदर उतर गया था। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये आपकी कुंठा प्रदर्शित करती है, आप कितने कुंठित हैं।
आप राजनीतिक तौर पे कितने ज्यादा कुंठा के शिकार हैं, फ्रस्ट्रेशन है। और चूंकि ये गांधी परिवार है, गांधी परिवार हमेशा अपने आप को एंटाइटल्ड फील करता है, उसके बगैर इतनी बड़ी और इतना बड़ा भारत की कूटनीतिक विजय होती है। इसको सर थोड़ा सा होलिस्टिकली देखते हैं, उस दरमियान क्या चल रहा था, याद कीजिएगा 9-10 तारीख खास करके राहुल गांधी यूरोप में थे। राहुल गांधी वहां से अपनी तमाम बातें कह रहे थे कि भारत में कैसे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा हो गया है, सब कुछ, अडानी, सारे मुद्दे वो वहां से उठा रहे थे। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई इसके लिए जो है हमारे पशुओं के ऊपर बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, हमारे गरीबों के ऊपर बड़ा अत्याचार किया जा रहा है G20 में सब कुछ साफ सुथरा दिखाने के लिए। इसके अलावा जब ये सब कुछ चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी ये याद दिला रही थी कि CWG गेम्स 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे तो उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में जो फ्लैट बने हुए हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के ठीक पीछे, उसके आगे सॉरी, तो वहां पर जो है पानी भर गया था बेसमेंट में। तो मीडिया ने कितनी चर्चा की थी उसकी, कितना दिखाया था, यहां पानी भर गया, कोई नहीं दिखा रहा है। अब तुलना आप कर रहे हैं, किस चीज के साथ तुलना कर रहे हैं? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए या बोलने का मतलब ये होना चाहिए कि भाई सब कुछ बढ़िया से निकल जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, या ये याद दिलाएंगे भाई अब इसको मीडिया में चलाओ, या आप लोग दिखा नहीं रहे हैं? बगल का गोतिया, आपके घर में शादी होती है ना, तो बगल के गोतिया जो है यही तय करता है, लगता है उसके मन में ये होती है कि कैसे ये प्रोग्राम भ्रष्ट हो जाए, खराब हो जाए। वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की। त्रिपाठी जी देखिए, पहली बात तो ये कि कुछ तो गड़बड़ है, बेसिक जिसको हम कहते हैं ना कि उनको जो अपनी एडवाइजरी कमेटी है वो चेंज करनी चाहिए, या पूरा एकदम, लेकिन वो कैसे कर पाएंगे, वो तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि जब जब वो बोलते हैं तब तब वो कहते हैं ना कि धागा खोल देते हैं, और धागा अपना ही खोलते हैं। अब जैसे ही वो कहते हैं कि मीडिया ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के समय जो ये फ्लैट बने उसके बेसमेंट के पानी भरने का दिखाया, वो गलत कह रहे हैं। मीडिया ने दिखाया कि आपकी तैयारी आधी अधूरी थी, बॉक्सिंग रिंग तक तैयार नहीं थे, जितनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी थी वो आधी अधूरी थी, और जब 6 महीने से मीडिया ने रन अप टू द कॉमनवेल्थ गेम्स चलाना शुरू किया, तब जाकर वो तैयारियां आई पटरी पर। क्या इस बार एक बार भी आपको कहीं लगा कि कोई तैयारी पटरी पर नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, इतना बड़ा आयोजन हुआ, आप ये कह रहे हैं कि 2700 करोड़ के भारत मंडपम में पानी भर गया, लेकिन इतने बड़े आयोजन में एक भी करप्शन का मामला नहीं आया। कॉमनवेल्थ जैसे ही कहते हैं तुरंत करप्शन की पूरी फाइल खुलती, सबके आंखों के सामने वो सारे दृश्य आ जाते हैं। आज कांग्रेस के नेताओं के उस ट्वीट के बाद या उस कहने के बाद लोग खोज रहे होंगे, अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स के समय मीडिया का व्यवहार कैसा है। जैसे ही वो खोज रहे होंगे तो मीडिया का असली व्यवहार दिख रहा हो, कह रहे तो भ्रष्टाचार हुआ था, लोग टेंडर के बिना काम कर रहे थे, सीलिंग टूट गई थी, बेड ठीक से नहीं लगी थी, वहां स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी आए थे उन्होंने शिकायतें की थी, और उसके बाद आप कह रहे हैं इनके G20। नहीं, वो ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक बताया कि अब CWG का नाम लेकर के आप लोगों को ये याद दिलाएंगे कि CWG चर्चा में आया क्यों था। उस वक्त दिक्कत ये थी कि CWG गेम्स की डेडलाइन सामने खड़ी थी, हम सब लोग तब इसी प्रोफेशन में काम करते थे और आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, इसीलिए आप डेडलाइन मीट करने के लिए कुछ कर रहे थे, और उसमें फिर भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही थी। भ्रष्टाचार की बातें सामने आई थी। मैं इसको दूसरे, मैं फिर से CWG पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि CWG पर जाएंगे तो गेम्स से ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात होगी, क्योंकि वो गेम्स हमारे यहाँ हिंदुस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार के नाम पर ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जो लाइन है उसको समझने की जरूरत होती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को। डिप्लोमेसी के वक्त में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि वो देश का मसला है जी, वो देश का मसला है। तो हम कैसे करेंगे, वो पानी हुआ उसकी क्या मिसमैनेजमेंट रहा वो अलग होगा, उस पर कोई बात हो सकती है, 1% कोई बात होगी, उस पर आप चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन क्या देश ने डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या हासिल किया, इसकी चर्चा होनी चाहिए। डिप्लोमेसी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा घाटे में रहेंगे आप, इसको एक बात समझ लीजिए। तो कौन समझा रहा है? प्रियंका जी जो बोल रही हैं या राहुल गांधी जो कर रहे थे, पूरा देश G20 को लेकर क्या मोदी सरकार को गाली दे रहा है कि भाई आपने ये कबाड़ा कर दिया? ऐसा है, देश को छोड़ो पूरी दुनिया भर में अलग तरीके की बात हो रही है। तो इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपको याद है कि जब उस दिन प्रेसिडेंट के डिनर इनवाइट की बात थी तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी कि खरगे साहब को बुलाना चाहिए।
कांग्रेस ने उसकी आलोचना की, और आज अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां कैसे चली गई, कैसे चली गई? हाँ। ठीक बात है। जबकि वहां पर सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था और सभी मुख्यमंत्री आए, और मैं वो बिल्कुल। पिक्चर्स देख रहा था कि प्रधानमंत्री बाइडेन के साथ मुख्यमंत्रियों की मुलाकात करवा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक हमारे प्रोटोकॉल में, हमारे सिस्टम में है सर ना। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष का कि घर का जो नहीं, घर जेपी है नड्डा जी को उसमें भी नहीं कौन बुलाया क्या गया बोल था। रहा है, किसकी क्या बिल्कुल, राय है, पार्टी किस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेना है, कुछ तय ही नहीं है, या मतलब आप इतना बड़ा बिखराव नहीं, नजर आ नहीं, रहा मैं है। इससे अधीर इससे सहमत नहीं। देखिए मैं अधीर एकदम नहीं, इस पे रोकूंगा मैं। बोलिए। ये हम लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। सारे लोग राहुल गांधी की वेवलेंथ से मिले हुए हैं। फ्रॉम द डे वन देश पर हमला करने में उनको जरा सी भी एक लौट के आते, कहते कि नहीं नहीं, अरे हमने उस वक्त ये नहीं बोला था। क्या नहीं बोला था? भारत में लोकतंत्र खतरे में है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर है। मैं हिंदी अनुवाद करके त्रिपाठी बता रहा हूं जी, जो मैं उन्होंने इसमें कहा। एक बात जोड़ना चाहता, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपको फायदा हो रहा है क्या? छोड़िए देश को, मोदी सरकार को या किसी को, उनको आपको लगता फायदा है कि हो क्या? रहा नहीं, होगा। लेकिन नहीं, अगर आपने कहा वहां पर पेरिस में या ब्रसेल्स में कि अल्पसंख्यकों को बहुत खतरा हो रहा है, और G20 में सारे मुस्लिम कंट्रीज आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं, वो क्यों खड़े होंगे? क्या उसी किसी दिन इस्लामिक कंट्री ने त्रिपुरा से कहा? इस्लामिक भारतीय कंट्री जनता पार्टी का मुस्लिम विधायक 70% वोट पाकर जीता। अरे सर नहीं, G20 नहीं, के टाइम 90% वोट मिला। पूरा पाकिस्तान इसी बात को रो रहा है कि ये यूएई, ये मोहम्मद बिन वही कह रहा हूं, सलमान सऊदी बिल्कुल। अरब के, ये और कहाँ इनके साथ पाकिस्तान- चले गए हैं? पाकिस्तान की इनके साथ परिस्थिति- इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको बनाएंगे, याद- हमारे साथी, हमारे बड़े मैं भाई, इनको क्या हो गया है? सौरभ, मैं आपको याद दिलाऊं, जब मुझे तो- कश्मीर में ये जब बैठक होने वाली थी, वर्किंग ग्रुप की बैठक, तो पाकिस्तान ने OIC के जो 3 कंट्रीज थे, ये टर्की और ये सब, इनको मना किया था कि भाई आप मत जाइए, और आज वो समिट में सबके सब लोग मौजूद हैं। तो आप कैसे कह रहे हो वहां पर कोई मुसलमान जो है, अल्पसंख्यक जो है, वो खतरे में है? तो जो इस्लामिक कंट्रीज है वो उसको नहीं देख रहे हैं। नहीं ठीक, मैंने जो चिंता आपसे नहीं बात कही ना कि क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई सब अलग अलग सुर में क्यों बोल रहे हैं। लाइन तो वही सेट होती है जहां आपने बताया, राहुल गांधी लाइन तय करते हैं। राहुल गांधी ने लाइन तय पहले ही दिन कर दी थी, उस प्रियंका जी ने उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री नहीं आया कांग्रेस पार्टी का सिवाय एक सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश की, और उनको फिर प्रधानमंत्री ने ऐसे गले लगा के उनके साथ फोटो खिंचवाई है। वो कैसे पहुंच गए? उनका हेलीकॉप्टर कैसे लैंड कर गया? क्योंकि भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर, अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर तो नहीं आ पा रहा था, सिद्धरामैया को तो समय नहीं मिल रहा था, तो ये कैसे आ गए? सौरभ ये जी, बात कैसे? सौरभ जी, सर मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद जल्दी से हम लोग इस पर सब पर बात करेंगे। इसके अलावा बात हुई, शशि थरूर साहब खुलकर तारीफ करते हैं, अब एक दिन तारीफ कर देते हैं, फिर उनको शायद इंस्ट्रक्शन जाता है नहीं भाई ऐसे कैसे आप करेक्शन करना है, फिर वो कोर्स करेक्शन करते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई नहीं, लेकिन अपने बॉसेस को बताइए जो जैसे मिल बैठ के G20 किया है ऐसे ही देश की राजनीति भी चलाई जाए। तो ये बातें तमाम जो हो रही हैं, अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी के जाने पर तो अफसोस है, और क्या शब्द मैं आपको बताऊंगा, वो तो बोलते ही एक लहर में जब बोलते हैं, लेकिन अपने सुखविंदर सिंह अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री चले गए, उनको कुछ नहीं कह रहे। ये तमाम बातें हैं। और इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान बड़ी चर्चा में है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि देश का पहला स्कैम कौन सा था। उनका कहना है देश का पहला स्कैम था गांधी सरनेम, ये जो चुराया गया, ये देश का सबसे पहला डाका था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।